माई टूडेज टॉपिक इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर के वो क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? नोटिस का मतलब है कि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंड कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग है हम ये प्रिज्यूम कर ले कि हमने उसको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो यही कंस्ट्रक्टिव नोटिस की डॉक्ट्रिन है, आई मीन कंस्ट्रक्टिव नोटिस का प्रिंसिपल है। तो इसके जस्ट इंट्रोडक्शन करते हैं। जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, रजिस्ट्रेशन के बाद एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। रजिस्ट्रार का ऑफिस एक पब्लिक ऑफिस होता है एंड वहां पर जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं वो ओपन होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं लार्ज पब्लिक के लिए। जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डीलिंग करता है वो ये माना जाता है कि उसे कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के कंटेंट का नोटिस मिल चुका है। आई मीन उसने कंपनी के जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैं उस व्यक्ति ने उनको रीड कर लिया है। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंडर जो भी पर्सन कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो ये मान लिया जाता है कि उसे कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के कंटेंट्स का कंस्ट्रक्टिव नोटिस मिल चुका है। आई मीन उसे कंपनी के जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है उसे उसके कंटेंट का उसे नॉलेज है एंड उसके जो कंटेंट्स हैं उसने जब हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि उसे उसकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के कंटेंट की। उसने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को रीड किया हो या नहीं, बट जब प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उसने कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रीड कर लिया है एंड कॉन्टैक्ट में एंटर होने के लिए उसे कंपनी के जो एग्जैक्ट पावर्स है उसके बारे में उसे नॉलेज है। द एक्सटेंट टू विच दिस पावर्स हैज बीन डेलीगेटेड टू द डायरेक्टर्स एंड द लिमिटेशन ऑफ सच पावर्स। सिर्फ ये ही प्रिज्यूम नहीं किया जाता है कि उसने उनको रीड कर लिया, बट ये भी हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि उसने उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर कोई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है जो कि मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायरस है और जो आर्टिकल्स के द्वारा डायरेक्टर्स को जो पावर्स गिवन होती है, जो अथॉरिटीज होती है उसके बियॉन्ड है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनवैलिड होता है एंड उसके लिए उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। If withstanding the fact that act in अगर गुड फेथ से हो एंड मनी वॉज अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी, एंड जो मनी अप्लाई की है वो कंपनी के पर्पज के लिए है। इसमें सिर्फ यही प्रिज्यूम नहीं किया जाता है कि उसने जो कंपनी की पावर्स है उसको अंडरस्टैंड कर लिया, बट ये भी कि उसने जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। इसमें सिर्फ यही प्रिज्यूम नहीं किया जाता है कि जो कंपनी के साथ डील करता है उसे कंपनी के जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को प्रॉपरली रीड कर लिया है, बट ये भी प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उसने जो कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है उसको प्रॉपरली तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लिया है। तो जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के, जो प्रिज्यूम कर लिया जाता है नोटिस टू पब्लिक, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमने पब्लिक को जो नोटिस दे दिया है, सच इस तरह के नोटिस को कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द टॉपिक एंड इन शॉर्ट एक बार बता देती हूँ। जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं एंड एक लार्ज पब्लिक इन तक अप्रोच कर सकती है। एंड जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करता है हम जब प्रिज्यूम कर लेते हैं उसने कंपनी के जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स होते हैं उनको प्रॉपरली तरीके से रीड कर लिया एंड अंडरस्टैंड कर लिया है एंड कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। इन फ्यूचर जब आप किसी कॉन्टैक्ट में एंटर होते हैं किसी कंपनी के साथ तो आपको उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड एंड रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर आपके साथ कोई भी मिसअप्रोप्रिएशन होती है तो इसके लिए आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आपने वो रीड कर ली है, बेशक आपने वो रीड नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस के डॉक्ट्रिन की। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हमने पढ़ा कि हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी के आउटसाइडर्स जो उसके साथ डील करते हैं उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लिया है।
तो जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की डॉक्ट्रिन है जो कंपनी के फेवर में काम करती है, बट जो इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन है जो आउटसाइडर्स के फेवर में काम करती है। तो इसकी इंट्रोडक्शन जो है क्या, जो इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन है जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की डॉक्ट्रिन के ऑपोजिट है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस की डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करती है कंपनी को अगेंस्ट आउटसाइडर्स, लेकिन जो इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन है जो आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करती है कंपनी के अगेंस्ट, जब तक उसे इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हो रही है, तब तक उसे कंपनी को इंटरनल प्रोसीजर से रिलेटेड इंक्वायरी करने की नीड नहीं है। तो जो इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन इस बेस पर होती है कि जो कंपनी के इंटरनल में चल रहा होता है उसे आउटसाइडर्स को नॉलेज नहीं हो। कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में जो होता है वो तो एक आउटसाइडर से रीड कर लेता है, बट जो इंटरनल प्रोसीजर में इंटरनल कंपनी के अफेयर्स में चल रहा है उससे आउटसाइडर की नॉलेज नहीं होती है। तो अगर इंटरनल में कुछ होता है तो उसके लिए आउटसाइडर से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो इसलिए जो प्रिंसिपल लाया गया। शेयर होल्डर्स फॉर एग्जाम्पल उसे जो नीड नहीं होती वो इंक्वायरी करे, जब तक जो नेसेसरी मीटिंग्स होती है वो बुलाई जाती है एंड प्रॉपरली हेल्ड की जाती है एंड जो रेसोल्यूशन होते हैं वो प्रॉपरली पास किए जाते हैं। द डॉक्ट्रिन हेल्प प्रोटेक्ट एक्सटर्नल मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है एंड स्टेट दैट द पीपल आर इंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट द इंटरनल प्रोसीजर्स एज पर डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये जो कंपनी का इंटरनल प्रोसीजर्स होता है वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हो रहा है जो कि कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट किए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन का बेसिस है कि कंपनी के इंटरनल में जो भी हो रहा है उसके लिए पब्लिक को जो मैटर नहीं है कि उसके लिए नॉलेज एक्वायर करे, एंड जो आउटसाइडर्स होता है वो प्रिज्यूम कर सकता है कंपनी के इंटेंशन को, बट नॉट नो द इंफॉर्मेशन he she is not privy to. If not for the doctrine, the company could accept creditors by denying the authority of officially to act on its behalf. थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है जो डिफाइन करता है राइट्स, ड्यूटीज, पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट्स की राइट, ड्यूटीज एंड पावर्स को डिफाइन करता है। एंड जे सब्सिडरी होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सिडरी होता है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो इस वीडियो में इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से एक है जो कि रजिस्ट्रार के पास कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर फिल किए जाते हैं, एंड जो कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सेट होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। कंपनी का जो आर्टिकल्स है जो बाइंड करता है कंपनी को एंड उसके मेंबर्स को जब वो डॉक्यूमेंट्स को साइन कर देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी एंड उसके मेंबर्स के विचकार, मेंबर्स को कुछ सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं टुवार्ड्स द कंपनी एंड द कंपनी हैव सर्टेन ऑब्लिगेशन टुवार्ड इट्स मेंबर्स। मेंबर्स की कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं कंपनीज को लेकर एंड कंपनीज के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं मेंबर्स को लेकर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि आर्टिकल्स का मतलब है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ओरिजिनली फ्रेम्ड अल्टर्ड, इसको अल्टर किया जा सकता है टाइम टू टाइम इन द परसुरेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिस्क्राइब करता है रूल्स को एंड बाय लॉज फॉर द जनरल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड फॉर अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट एज गिवन इन द मेमोरेंडम। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्टनरशिप डीड की तरह होता है। पार्टनरशिप में जैसे पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप डीड होती है, वैसे ही कंपनीज में एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जो डिफाइन करता है ऑफिसर्स की पावर्स को एंड जो एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करता है कंपनी एंड इसके मेंबर्स के विचकार। शॉर्ट क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन का क्या प्रोसीजर है, इसको एक्सप्लेन करते हैं।
कंपनी को स्टडी राइट गिवन है कंपनी एक्ट के द्वारा कि वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन कर सकती है, बट जो अल्टरेशन की जो पावर इसके लिए कुछ इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस एंड कंडीशंस कंटेंट हैं मेमोरेंडम में। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कंपनीज को कि वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन कर सकती है, बट उसके लिए उनको पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद वो अपने आर्टिकल्स में अल्टरेशन कर सकती हैं, इंक्लूडिंग अल्टरेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ए पब्लिक कंपनी और ए पब्लिक कंपनी इनटू ए प्राइवेट कंपनी। और उसमें इंक्लूड है अल्टरेशन जिसका इफेक्ट होता है कि एक प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टेप्स फॉर द अल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के लिए जरूरी है कि वो अपने एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंज को लेकर बोर्ड मीटिंग बुलाए और उसके लिए जरूरी डिसीजंस लें, एंड जर्नल मीटिंग के लिए डेट, टाइम, प्लेस एंड एजेंडा फिक्स करे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए टू इफेक्ट द चेंज। इशू नोटिस फॉर द जर्नल मीटिंग पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। जर्नल मीटिंग के लिए नोटिस इशू करना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए। स्टेप फर्स्ट, इश्यू ऑफ नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन के लिए जो जरूरी है कि सभी डायरेक्टर्स को नोटिस इशू किया जाए, वो भी बोर्ड मीटिंग से कम 7 डेज पहले। सेकंड स्टेप है होल्ड द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होल्ड करना। एट द बोर्ड मीटिंग द गिवन रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड। जब बोर्ड मीटिंग होगी तो गिवन रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे। फर्स्ट है गेट अप्रूवल टू अल्टरेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड रिकमेंडिंग द प्रपोजल फॉर मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन के लिए अप्रूवल देना एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रपोजल रिकमेंड करना। जर्नल मीटिंग के लिए डेट, टाइम एंड वेन्यू फिक्स करना एंड ऑथराइज ए डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन टू सेंड द नोटिस फॉर द सेम टू द मेंबर्स। थर्ड पॉइंट है प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर इशू ऑफ नोटिस ऑफ ईजीएम। ईजीएम की जो एक्चुअली डेट होगी कम से कम उससे 21 डेज पहले इन सभी को राइटिंग में नोटिस इशू करना ईजीएम के लिए। तो इसमें फर्स्ट है सभी डायरेक्टर्स, मेंबर्स, ऑडिटर ऑफ कंपनी, ऑडिटर्स ऑफ कंपनी के ऑडिटर्स को। नोटिस में स्पेसिफाई होगा डेट, प्लेस, डे एंड टाइम ऑफ द मीटिंग एंड कंटेन ए स्टेटमेंट ऑन द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द ईजीएम। थर्ड स्टेप है कन्वेन ए जर्नल मीटिंग। एक कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन के लिए जर्नल मीटिंग कंडक्ट करती है विद द रिक्वायर्ड क्वारम। फिर पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। नेक्स्ट स्टेप है फिलिंग एंड फीस। फिल्ड फॉर्म नंबर MGT 14 फिलिंग ऑफ रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 117 with the registrar along with the requisite filling within 30 days of passing the special resolution along with given document. Certified true copies of the special resolution along with explanatory statement. Second, copy of the notice of meeting sent to the members along with all the annexary. A printed copy of the altered articles of association. Step 5 कहता है कि follow up. जो रजिस्ट्रार होता है वो अल्टरेशन को रजिस्टर करता है एंड सर्टिफिकेट इशू करता है जो कि कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि अल्टरेशन के रिस्पेक्ट में कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें कंपनी के द्वारा कंप्लाइड किया गया है। द अल्टरेशन शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओनली ऑन द इशू ऑफ सर्टिफिकेट बाय द रजिस्ट्रार। एक अल्टरेशन तभी कंप्लीट एंड इफेक्टिव होती है जब रजिस्ट्रार के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अगर रेजोल्यूशन पास करने से 30 दिनों के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाता है तो एडिशनल फीस विल बी लेवाई एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इनकॉर्पोरेट द अल्टरेशन इन एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम। स्टेप 6 कहता है कि अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के आर्टिकल्स में जो भी अल्टरेशन की जाएगी उसे नोट किया जाएगा कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एवरी कॉपी में।
अगर कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस में, तो द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, तो जो कंपनी एंड जो भी ऑफिसर्स होगा उस डिफॉल्ट में वो लाइबल होगा पेनाल्टी होगी 1000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल। अल्टरेशन के बिना मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की जो भी कॉपीज को इशू किया जाएगा उसके लिए 1000 रुपीज की पेनाल्टी के लिए वो लाइबल होंगे। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस। फर्स्ट इनका मीनिंग है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जो वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कंटेन होता है वो सारी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन लाइक कंपनी का ऑब्जेक्ट, इट्स कैपिटल, नेम, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एक्सेट्रा विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है जो कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट जिसमें कंटेन होते हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। थर्ड डिफरेंस है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट। इसमें कंपनी के पावर्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंपनी की जो पावर्स होती है एंड कंपनी जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनी होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स होते हैं। स्टेटस, इट इज सबॉर्डिनेट टू द कंपनी एक्ट, जो कंपनी एक्ट का सबॉर्डिनेट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम का सबॉर्डिनेट है। नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। Major contents, a memorandum must contain 6 clause। मेमोरेंडम में 6 क्लोज कंटेंट होते हैं जो कि हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले चैप्टर में पढ़े हैं। द आर्टिकल्स कैन बी ड्राफ्ट एज पर द चॉइस ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स को कंपनी की चॉइस के मुताबिक ड्राफ्ट किया जा सकता है। ऑब्लिगेटरी, यस फॉर ऑल कंपनी। ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स can adopt table A in place of article। compulsory filling at the time of registration, required है, not required at all। alteration, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन की जा सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी लॉ बोर्ड इज रिक्वायर्ड। Alteration can be done in articles by passing special resolution at the annual general meeting। आर्टिकल्स में अल्टरेशन तभी की जा सकती है जब एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। रिलेशन, डिफाइन द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स। रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड आल्सो बिटवीन द मेंबर्स इंटर। एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप, वॉइड होता है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के केस में उसे शेयर होल्डर्स के द्वारा रेटिफाई किया जा सकता है। तो जो एक्ट उनके जो भी स्कोप होंगे उनसे बियॉन्ड होगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के केस में वो वॉइड होगा, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के केस में उसे शेयर होल्डर्स के द्वारा रेटिफाई किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल लेड डाउन इन रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांत। What are exceptions to this principle? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांत ये एक केस लॉ है जो कि इंडोर मैनेजमेंट के अंडर आता है। तो इस प्रिंसिपल की एक्सेप्शंस बतानी है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांत का जो केस लॉ है इसका प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स के फेवर में काम करती है एंड आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करती है कंपनी के एक्शन से के अगेंस्ट। ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दिस डॉक्ट्रिन वाज लेड डाउन इन केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांत। द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी बोरेड सम मनी फ्रॉम प्लेंटी। कंपनी का जो आर्टिकल्स है वो जो प्रोवाइड करता कि बॉन्ड्स पर मनी बोरिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन है कि जर्नल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना होगा।
इस केस में क्या हुआ, शेयर होल्डर्स ये क्लेम करते हैं कि जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी बाउंड नहीं है कोई मनी पे करने के लिए। इट वॉज हेल्ड दैट कंपनी इज बाउंड टू पे बैक द लोन। बट फिर कहा गया कि कंपनी लोन पे करने के लिए बाउंड है। एज डायरेक्टर्स कुड बोरो बट सब्जेक्ट टू द रेजोल्यूशन। डायरेक्टर्स बोरो तो कर सकते हैं बट उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना होगा। सो द प्लेंटिफ हैड द राइट टू इन्फर दैट द नेसेसरी रेजोल्यूशन मस्ट हैव बीन पास्ड। इट वाज हेल्ड दैट तुर्कांड कैन स्वे द कंपनी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जो तुर्कांड था वो कंपनी पर स्वे कर सकता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। तुर्कांड कंपनी पर केस कर सकता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर, क्योंकि उसे ये हक है कि वो अज्यूम करे कि नेसेसरली रेजोल्यूशन पास कर लिए गए हैं। आउटसाइडर्स कंपनी के एक्सटर्नल पोजीशन को जानने के लिए तो बाउंड है, बट कंपनी की जो इंडोर मैनेजमेंट है उसको जानने के लिए बाउंड नहीं है, बिकॉज कंपनी के जो इंटरनल में चल रहा है उसके लिए कंपनी के जो आउटसाइडर्स है उसको कैसे नॉलेज होगी। ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांड का जो केस लॉ था, इसका प्रिंसिपल है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं एंड ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांड के केस लॉ को भी हमने पढ़ लिया है। एंड अब इसकी एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी फॉर्जरी, इलीगल एग्रीमेंट एंटर्ड बाय द आउटसाइडर्स, निग्लिजेंसी, रिप्रेजेंटेशन थ्रू आर्टिकल्स, एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी। नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी, जब कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ किसी ट्रांजेक्शन में एंटर होता है तब कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअली नोटिस ऑफ इरेगुलेटरी इन रिलेशन टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, देन ही कैन नॉट सीक रेमेडी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तब वो इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन के अंडर रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता है। देयर कैन बी सम केसेस वेयर द आउटसाइडर इज हिमसेल्फ ए पार्ट ऑफ द इंटरनल प्रोसीजर। ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जहां पर वो आउटसाइडर ही कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर में का पार्ट होता है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन है जो आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करती है। जब कोई पर्सन कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स का उसे पता है, इंटरनल प्रोसीजर का पार्ट है, तब वो रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता है। तो इसकी एग्जांपल भी है, आप ऊपर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है फॉर्जरी। इंडोर मैनेजमेंट की जो डॉक्ट्रिन है जो उस केस में अप्लाई नहीं होती है जहां पर आउटसाइडर्स रिलीज ऑन ए डॉक्यूमेंट विच इज फॉर्जर्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। कंपनी के नेम पर धोखे से होते हैं। एक कंपनी कैन नेवर बी हेल्ड लायबल फॉर द फॉर्जरीज कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर्स। एक कंपनी उस फॉर्जरीज के लिए लायबल नहीं है जो कि उसके ऑफिसर्स के द्वारा की जाती हैं। तो इसकी भी एग्जांपल है, रीड कर लीजिएगा। निग्लिजेंसी, इस डॉक्ट्रिन के अंडर जे रेमेडी वहां उस सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस में अवेलेबल नहीं होगी जहां पर वो कंडक्ट डाउटफुल होगा एंड इनवाइट इंक्वायरी एंड कंपनी के जो आउटसाइडर्स के हैं उनके द्वारा कोई इफिशिएंट इंक्वायरी नहीं की गई हो। इसकी भी एग्जांपल आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्ट डेट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। वो एक्ट जो कि उनकी अथॉरिटी से बाहर होता है, वो एक्ट जो कि कंपनी के ऑफिसर्स के अथॉरिटी से बियॉन्ड होता है, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है अगर कोई डिफॉल्ट होता है ऑफिसर के द्वारा। इन सच ए केस द आउटसाइडर कैन नॉट सीक एनी रेमेडी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सिंपली बिकॉज कंपनी का जो आर्टिकल्स है उनको वो पावर्स डिलीगेट नहीं करता है, उन ऑफिसर्स को वो पावर डिलीगेट नहीं करता है वो एक्ट करने के लिए। Outsiders can only sway the company under the doctrine of indoor management if the officers had the delegate powers to do act on those grounds. तो इसकी एग्जाम्पल है, होपफुली आप रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर इस आंसर की एंडिंग होती है एंड हमारी वीडियो की भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग। टेक केयर।